नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज हम एमए हिंदी आधुनिक काव्य के अंतर्गत बादल को घिरते देखा है कविता की व्याख्या पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रारंभ की 2 पदों की व्याख्या समझाई थी। आज हम अगले 2 पदों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता जो है वह कवि श्री नागार्जुन द्वारा रचित है और यह प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता की व्याख्या। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। व्याख्या प्रारंभ करने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि इस कविता में कौन कौन से कठिन शब्द हैं। तो उनके हम सरल अर्थ देख लेते हैं, जिसे हम कहेंगे शब्दार्थ। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा। मंद मंद यानी धीमे धीमे, अनिल यानी हवा वायु। बालारुण की मृदु किरणें थी, मृदु यानी कोमल, बालारुण यानी बाल अरुण, बाल यानी शिशु, अरुण यानी लाल या सूर्य। जो सूर्योदय होते समय जो बाल अरुण शिशु सूर्य की जो स्थिति होती है बालारुण, जिसे हम कहेंगे बालारुण। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, स्वर्णाभ यानी सुनहरे, एक दूसरे से विरहित हो, अगल अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित, अभिशापित यानी श्राप या अभिशप्त। बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर देखो, क्रंदन यानी पीड़ा की अभिव्यक्ति, रुदन। उस महान सरोवर के तीरे, महान सरोवर किस लिए कहा गया है? ये मान सरोवर के लिए कहा गया है। शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शैवालों, शैवालों यानी शैवाल यानी काई, जो हरी हरी पानी के नमी के कारण जो छोटी छोटी जो वनस्पति होती है, जो एक प्रकार की काई के रूप में हमें दिखाई देती है, वह काई क्या कहते हैं? शैवालों की। और हरी दरी पर, हरी दरी यानी बिछौना, वो काई इतनी लग चुकी है, इतनी दूरी तक लग चुकी कि ऐसा लगता है कि जैसे एक हरी दरी बिछी हुई है। तो शैवाल यानी काई, दरी यानी बिछौना। अब इसके बाद देखते हैं संदर्भ। ये जो चीज़ें हैं इन्हें मैं हर व्याख्या खंड में मैं बताऊंगी, क्योंकि ये आवश्यक है बताना भी और आप लोगों को जानना भी। इसलिए संदर्भ जो है इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ बादल को घिरते देखा है से ली गई हैं। इसके कवि जो हैं वो श्री नागार्जुन हैं, जो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रसंग पर। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि क्या कहना चाहता है, उनका उद्देश्य क्या है और उन्होंने यह क्यों इस प्रकृति चित्रण को के माध्यम से वे क्या कहना चाहते हैं। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि नागार्जुन ने इस कविता में हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का तो अनुपम चित्रण किया ही है, परंतु उसके साथ साथ में इन पदों में उन्होंने बसंत ऋतु की सुबह का, सूर्योदय का समय, प्रातःकाल का समय का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने चकवा चकई जो पक्षी हैं उनके विरह और उनके मिलन का बहुत ही सुंदर और सहज चित्रण इस कविता में किया है। उसके साथ साथ में वो ये कहते, उसके साथ साथ में बादल को घिरने के आशय का मतलब है उन्हें कि भारत में कोई संकट का उन्हें संकेत दिखाई
दे रहा है। वे कहते हैं कि हिमालय हमारी समृद्धि और भारत हमारे सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, जिसे हमें खोना नहीं है, क्योंकि इस हिमालय में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साधना की, तपस्या की, उसके बाद उन्होंने कई सिद्धियों को प्राप्त किया। इसलिए हिमालय हमारे लिए गौरव का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, और हमें इसके प्रति सचेत होना होगा और हमें सतर्क रहकर इसके प्रति जागरूक रहना होगा, जिससे हम इस समृद्धि को बचा सकें। अब आगे हम चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या में हम सबसे पहले तो ये देख लें कि सरल शब्दों में इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा। अब नागार्जुन शुरुआत करते हैं कि ऋतु बसंत यानी बसंत ऋतु, बसंत ऋतुओं का राजा कौन क्या कहलाता है? बसंत। तो उन्होंने कहा, उन्हें बसंत ऋतु के ही सूर्योदय का, प्रभात काल का उन्होंने वर्णन किया है। वे कहते हैं कि बसंत ऋतु का सुप्रभात था, यानी एक सुबह थी, और उस समय जो थे वह मंद मंद था अनिल बहरा, धीमे धीमे, बहुत धीमे गति से, कोमलता से, माधुरी की गति लेते हुए वह जो हवा है वह बह रही थी। बाल अरुण की मृदु किरणें थी। बाल अरुण, बाल अरुण, बाल यानी शिशु रूप, अरुण यानी सूर्य या लाल। जब सूर्योदय होता है और जब सूर्य उगता है तब उसका जो रूप होता है वह लाल रंग का एक छोटा सा गोला दिखाई देता है। इसके लिए नागार्जुन कह रहे हैं कि बाल अरुण की मृदु किरणें थी। जब सूरज उगता है तो उसकी किरणों में उतना तेज नहीं होता, वो मृदुल होती हैं, वो बहुत ही कोमल होती हैं, और उस सूर्य की किरणें जो हैं वह अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, जहाँ से नागार्जुन देख रहे थे, जहाँ से सूर्य उग रहा था उसके दोनों तरफ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ थीं, और जब वह सूर्य की किरणें जब उस बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर पड़ती थी तो वह पूरी की पूरी ऐसा लगता था मानो सोने से मढ़ी हुई हो, अर्थात उसकी सूर्य की किरणें पड़ती ही वह सुनहरी दिखाई दे रही थीं। तो जैसे ही वो किरणें जो हैं वह उन बर्फीली पहाड़ियों के उन चोटियों पर पड़ती हैं तो वह सुनहरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो कि वो पहाड़ियाँ जो हैं वह सोने से मढ़ी हुई हैं। एक दूसरे से विरहित हो, अगल अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। अब कवि आगे कह रहे हैं, नागार्जुन जी आगे कह रहे हैं कि जो चकवा और चकई जो पक्षी हैं उन्हें यह अभिशाप मिला है प्राचीन समय से कि उन्हें रात भर अलग अलग ही रहना होगा, जब सूर्योदय होगा तभी उनका मिलन होता है। इसलिए उन्होंने इस चकवा चकई के विरह का वर्णन किया है कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही उनको। तो एक दूसरे से विरहित यानी पृथक रहना, अलग अलग रहना। तो उन्होंने कहा एक दूसरे से विरहित हो, विरहित यानी अलग अलग रहना, पृथक पृथक रहना। तो उन्होंने कहा कि चकवा चकई को जो अभिशाप मिला हुआ है उस श्राप के तहत वहाँ पे जो है एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। वे कह रहे हैं कि उस चकवा और उस चकवी पक्षी को, दोनों को अभिशाप के कारण, श्राप के कारण पूरी रात जो है वह अलग अलग रहकर ही बितानी होती है। निशा काल से चिर अभिशापित, ये अभिशाप उन्हें बहुत प्राचीन समय से मिला हुआ है। बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन यानी पीड़ा की अभिव्यक्ति, रुदन। और जैसे ही सूर्य निकला, जैसे ही सूर्योदय हुआ, उन चकवा चकवी का जो क्रंदन है, रुदन है, वह समाप्त हो गया। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब कवि ये कह रहे हैं कि जैसे ही सूर्योदय हुआ, उन चकवा चकवी का जो पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, जो रुदन था, वह समाप्त हो गया, और वे बहुत ही उल्लासपूर्ण उत्साह से फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, महान सरोवर यानी उस महान सरोवर के तीरे, तीरे यानी किनारे में
शैवालों की हरी दरी पर, उस झील के किनारे में जो नमी थी, उस नमी में काई जम चुकी थी, यानी काई जैसे जो वनस्पति होती है छोटी छोटी, वह उग आई थी और वह इतनी दूरी तक थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो उस झील के किनारे एक हरी दरी बिछी हुई है और उसमें चकवा चकवी का प्रेमालाप नागार्जुन देख रहे हैं। अर्थात वे इस प्राकृतिक वातावरण में बसंत ऋतु की एक सुबह है जिसमें सूर्य का उदय हो रहा है और वे उसकी कोमल किरणें जब उसकी चोटियों पर पड़ती हैं तो वह सुनहरी सी दिखाई देती हैं। हवा जो है वो मंद मंद बह रही है और उन्होंने देखा कि सूर्योदय होते ही चकवा चकवी का जो रुदन था वो बंद हो गया और वे प्रेमालाप करते हुए उस झील के किनारे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बादल को घिरते देखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हिमालय के ऐसे प्राकृतिक वातावरण में उन्होंने हिमालय के उन पर्वतों में उस ऐसे वातावरण में उन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। यह तो हो गई एक सरल अर्थ की व्याख्या। अब हम इसमें और भी लिख सकते हैं कि कवि ने इसमें हिमालय के प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ बसंत ऋतु की मादकता, चकवा चकवी के विरह और मिलन का चित्र जो है, चित्रात्मक रूप जो है, वह बहुत ही सुंदर तरीके से, सहज तरीके से उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसके माध्यम से वे ये अपने पाठकों को या भारतवासियों को इस कविता के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि बादल जो है वह उन्हें संकट का प्रतीक, क्योंकि बादल घिर रहे हैं इसलिए वे उसे संकट का प्रतीक मान रहे हैं और वे कह रहे हैं हमारा जो कर्तव्य है वह क्या है कि हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। नागार्जुन जो हैं वह हिमालय की यात्रा के बड़े शौकीन रहे हैं और वे कहते हैं कि जब भी मैं इस हिमालय के प्राकृतिक वातावरण में आकर रहता हूँ तब मुझे जो है मन की शांति तो प्राप्त होती ही है, परंतु ये जो प्राकृतिक वातावरण है वह मुझे त्याग, सेवा और मेरे कर्तव्य के प्रति वह मुझे जागरूक करता है। इसलिए मैं भी अपने पाठकों को और अपने देश के वासियों को यह मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि आप भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों और आप इस समृद्धि को बचाने के लिए सतर्क रहें और हमेशा जागरूक रहें। प्रस्तुत पंक्तियों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये चाहे विषय वस्तु हो इसकी, चाहे वो काव्य सौष्ठव हो, चाहे भाषा का सौंदर्य हो, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावोत्पादक जो है अभिव्यक्ति हुई है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा है और भाषा भी बहुत सहज और सरल बन पड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं साहित्यिक सौंदर्य। साहित्यिक सौंदर्य में हम दोनों देखेंगे, भाव पक्ष और कला पक्ष। हम दोनों ही रूपों को इसमें सम्मिलित करेंगे साहित्यिक सौंदर्य में। तो हम सबसे पहले इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो भाषा है वह साहित्यिक भाषा है और जो है भाषा में जब कवि ने जो वर्णन किया है सूर्योदय का और चकवा चकवी के विरह और मिलन का, तो उसमें इतनी सहजता है, ऐसा लगता है कि भाषा बह रही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रांजल्य भाषा का प्रयोग किया गया है, इनकी भाषा प्रांजल्य है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ भाषा है और ज़्यादातर नागार्जुन जी ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया है। इसके बाद हम देख लेंगे कि मंद मंद में और अलग अलग इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चकवा और चकई में मानवी अनुप्रास अलंकार है और इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि बादल जो है मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो भाषा है बहुत ही प्रभावोत्पादक है और इसके अलावा इसमें जो चकवा और चकवी के विरह और मिलन का जो दृश्य सहजता में जो कवि ने व्यक्त किया है वो बहुत ही सहज बन पड़ा है। तो आज की व्याख्या हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आगे की 2 पदों की व्याख्या लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। आशा है आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। नमस्कार।